नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। आज राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दे दी है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी को जरूर हराएगी। फिर देखना कांग्रेस नरेंद्र मोदी के साथ क्या कार्रवाई करेगी। मोदी जितना जीत रहे हैं उतना राहुल चिढ़ रहे हैं। बंगाल में कल बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पहली बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी। ये बात मोदी विरोधियों को बहुत चुभ रही है। एंटी मोदी गैंग का ये दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि 26 के बाद 27, फिर 28 और फिर 29 में भी शपथ का ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 29 तक भगवा लहराने की तैयारी पूरी कर ली है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जी 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 जिंदाबाद। बंगाल के होने वाले मुख्यमंत्री की जुबान पर मोदी मोदी है। बंगाल में जिनको जीत मिली है वो खुद को मोदी का सैनिक कहता है। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। ब्रिगेड ग्राउंड से जो प्रण नरेंद्र मोदी ने लिया था वो वचन ब्रिगेड ग्राउंड में ही कल पूरा होगा। बारह साल की तपस्या, 12 साल का परिश्रम, 12 साल का संघर्ष, 12 साल की लगन, तब कहीं जाकर बंगाल में ऐसी जीत मिलती है। क्यों नरेंद्र मोदी इतिहास रच पाते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी इतिहास बदल पाते हैं? क्यों नरेंद्र मोदी विजय गाथा लिख पाते हैं? ये राहुल गांधी शायद कभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं उनको पता है मोदी एक ऐसा विश्वास है जो एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक हर किसी को लड़ने का हौसला देते हैं। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा। राहुल गांधी ये देखते हैं कि उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। मंच पर भीड़ देखकर वो आगे बढ़ते हैं। बीजेपी में कार्यकर्ता बस यही देखते हैं कि उनके पीछे मोदी खड़े हैं। एक नाम ही काफी है जिनको अभी कई इतिहास और लिखने हैं। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
अभी 2026 की मई है और बात 29 के जून तक की हो रही है। 2026 में बंगाल में भगवा लहराया, असम में विजयी ध्वज लहराया, दक्षिण में भी भगवा का प्रभाव बढ़ा। अब 27 में क्या होगा? यूपी में हिंदू वोट कितनी ताकत दिखाएगा? देवभूमि का इम्तिहान होगा, गुजरात का रण होगा। 28 में कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। 29 में सबसे बड़ी परीक्षा होगी और हर परीक्षा में एक ही नाम गूंजेगा, नरेंद्र मोदी। हिंदुस्तान में एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक का नतीजा आता नहीं, दूसरे का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है और यही वजह है कि बीजेपी को हरा पाना लगभग नामुमकिन बनता जा रहा है। कांग्रेस के राहुल गांधी चुनाव के बाद तनाव दूर करने के लिए छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनको ना हार रोक पाती है, ना जीत लक्ष्य से दूर कर पाती है। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। कोई और पार्टी होती, कोई और लीडर होता तो 26 में मिली ऐतिहासिक जीत का महीनों तक जश्न मनाता, लेकिन बीजेपी ने 26 में ही 27 का शंखनाद कर दिया है। 29 तक का प्लान तैयार कर लिया है। 2027 में 8 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। 2028 में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। 2029 में लोकसभा चुनाव और जून तक 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव। अगले 3 साल में जून तक 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव होगा। देश में कहीं भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, राहुल गांधी एंड कंपनी उस चुनाव को सीधे सीधे मोदी के इमेज के साथ जोड़ देती है। विपक्ष बस एक मौका ढूंढता है, किसी एक चुनाव में बीजेपी हार जाए, किसी एक चुनाव में मोदी का मैजिक ना चले और मोदी युग खत्म होने का ऐलान कर दें। लेकिन सोचने में क्या जाता है, इसी सोच के चक्कर में असम में कांग्रेस खत्म हो गई, बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके का खात्मा हो गया। बीजेपी का विजय रथ जारी है। जिन 21 राज्यों में अगले 3 साल में चुनाव होने वाले हैं, उनमें 15 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 1 राज्य पंजाब में आपकी सरकार है। अगले 3 साल में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तकदीर और तस्वीर का फैसला होगा। 2027 में गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात में चुनाव होंगे। 27 का सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। यूपी जो जीतेगा और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। इंडी गठबंधन की गाड़ी के 2 पहिए टीएमसी और डीएमके 26 में टूट चुके हैं। ममता और स्टालिन दोनों हार चुके हैं। अब 2 पहिए में एक अखिलेश यादव की बारी है। बीजेपी का कहना है ममता बनर्जी के बाद आप एक टारगेट, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट इलेक्शन है, उनका कहना है कि आप एक टारगेट। हमसे 2 गलतियां हुई, एक बीजेपी को हरा दिया और दूसरा अयोध्या हरा दिया, तो हम तो टारगेट में होंगे ही, ये कोई नई बात नहीं है। और हम तो बहुतों के टारगेट में हैं, एक के टारगेट में नहीं है। अखिलेश यादव की सियासत और विरासत दोनों दांव पर है। 2017 और 2022 हारने के बाद अखिलेश के पास ये आखिरी मौका है। अगर इस बार भी सपा की साइकिल पंचर हो गई तो यूपी में साइकिल दोबारा कभी नहीं दौड़ पाएगी।
श्री अखिलेश यादव जी जो गुब्बारे की तरह फूले थे 2024 में, वो गुब्बारे की हवा तो 2024 से ही निकलना शुरू हो गई, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बिहार से। लेकिन 2026 में जो सबसे बड़ी उनकी हवा निकल गई है, जिन ममता दीदी के बल पर वह अहंकार करते थे, जिन ममता बनर्जी जी का या टीएमसी का उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं था, उसको भदोही लोकसभा सीट समझौते में दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव वो हार गई और इस्तीफा देने से मना कर दिया, उसके बाद भी श्री अखिलेश यादव जी का पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता जाना, यह मतलब लगता है कि तनाव इतना ज़बरदस्त है कि उनको एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की आवश्यकता है, क्योंकि 2027 तो दूर है, 2047 तक भी समाजवादी पार्टी के सत्ता में वापसी की दूर दूर तक संभावना है। हिंदुस्तान का इकलौता यूपी ऐसा राज्य है जहां पर जाति पॉलिटिक्स चलती है, जहां पर धर्म की राजनीति चलती है, जहां पर जाति गणित से सरकार बनती है, जहां पर मुस्लिम वोट से सरकार बनती है। इसलिए यूपी को जीतना सबसे मुश्किल होता है। यूपी के लिए अखिलेश का फॉर्मूला यादव प्लस मुस्लिम प्लस जाति वोट बैंक है। यूपी में योगी के पास हिंदुत्व है। योगी आदित्यनाथ खुद में एक ब्रांड है। योगी की इमेज उनका वोट बैंक है। योगी के फैसले उनकी जीत की गारंटी हैं। योगी के तेवर यूपी को कंट्रोल करने का संकल्प है। हमने पहले कहा माफिया प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त करेंगे। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, गुंडा मुक्त है, कर्फ्यू मुक्त है। अब कोई जन्माष्टमी में रोक नहीं लगा सकता, अब कोई कावड़ यात्रा को रोक नहीं सकता है। अब आपकी विरासत से जुड़े हुए किसी भी कार्यक्रम पर किसी की को दृष्टि नहीं लगेगी। आज किसी बहन और किसी बेटी की सुरक्षा पे कोई हाथ डालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। आज किसी अन्नदाता किसान का कोई शोषण नहीं कर सकता है। आज किसी व्यापारी का कोई अपहरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने किया तो फिर उसका अंजाम भी क्या होगा यह भी वो जानता है। बंगाल चुनाव की ये तस्वीर बताती है हिंदू प्राण के लिए योगी आदित्यनाथ क्या है। जब हिंदुओं की बात आती है तो नरेंद्र मोदी के बाद योगी का नाम लिया जाता है। जिस विश्वास के साथ मोदी ने योगी को यूपी की कुर्सी सौंपी थी, वह भरोसा योगी ने कभी टूटने नहीं दिया। दिल्ली और लखनऊ में ऐसा कनेक्शन कभी नहीं देखा गया। यूपी में चुनाव होंगे तो भगवा की अलगार गरजेगी। यूपी का चुनाव 80-20 का होता है। यूपी में 233 सीटें ऐसी हैं जिसमें हिंदू वोट ही निर्णायक है। भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी ताकत हिंदू वोट है। यूपी में 2 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई और दोनों बार यूपी में भगवा लहराया। अगर बंगाल की तरह 90% हिंदू निकल आया तो योगी की जीत को नहीं रोक पाएगा। अखिलेश यादव की नजर मुस्लिम मोहल्लों पर है, जहां से उनकी सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। अगर जाति में हिंदू वोट टूटा और मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ा तो साइकिल में रॉकेट इंजन लग जाएगा। लेकिन योगी के होते हुए हिंदू वोट इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। विकास का कोई विकल्प नहीं। विकास में बाधक जो तत्व हैं वे जाति के नाम पर बिखराव लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन बंटना नहीं है, विभाजित नहीं होना है। इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, फतवे की संस्कृति पर विश्वास करने वाले, गुंडों को प्रश्रय देने वाले, बहन और बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा जब भारत की परंपरागत सनातन संस्कृति पर प्रहार होता है, इनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। ऐसे लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करने के लिए इनके द्वारा मनगढ़ंत मुद्दे गढ़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, उन्हें अपमानित करने की साजिश रची जाती है।
2027 में हिंदू वोट का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा जब देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव होगा, जहां पर हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ हैं। जीत से भगवा की लहर बरकरार रहेगी और हार में हिंदू लहर का सारा नैरेटिव बदल जाएगा। 2017 और 2022 दो बार से बीजेपी लगातार उत्तराखंड जीत रही है। उत्तराखंड में हिंदू आबादी 83% है, मुस्लिम आबादी 14% है। 15 सीटों पर मुस्लिम वोट का असर। 2022 के चुनाव में 3 मुस्लिम विधायक जीते थे। उत्तराखंड में हिंदू आबादी जाति में बंट जाती है। मुस्लिम वोट एक मुश्त कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है। कांग्रेस 2 बार से विपक्ष में बैठी है, 10 साल से धामी कुर्सी पर बैठे हैं। इस बार उत्तराखंड का चुनाव सबसे मुश्किल रहने वाला है। नॉर्थ इंडिया के नक्शे में सिर्फ हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर आपको कांग्रेस नजर आएगी, लेकिन क्या यह किला कांग्रेस का बचेगा? अगर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश हार जाती है तो नॉर्थ इंडिया से उसका सफाया हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण भारत में ही कांग्रेस बचेगी, लेकिन कांग्रेस के लिए हिमाचल में दोबारा जीत दर्ज करना बहुत मुश्किल है। हिमाचल में हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज है। पिछली बार कांग्रेस सिर्फ 0.9% वोट से आगे थी। हिमाचल में 95% हिंदू आबादी है। हिमाचल कांग्रेस में आपस में मनभेद जारी हैं और कांग्रेस की मुस्लिम नीति से हिंदू खासे खफा हैं। शिमला की संजौली मस्जिद का मुद्दा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। राहुल गांधी ने मुस्लिम वोट बचाने के लिए मस्जिद नहीं हटाने दी, लेकिन अब यही मस्जिद मुद्दा कांग्रेस को हिमाचल से हटा सकता है। 2027 के दिसंबर में गुजरात चुनाव दस्तक देगा। गुजरात नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि है। गुजरात अमित शाह की जन्मभूमि है। यहीं से भगवा का नेतृत्व निकला। गुजरात सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाई है जिसको बीजेपी को हर हाल में जीतना होगा। और अगर कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिल गई तो राहुल गांधी को संजीवनी मिल जाएगी। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है। लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। 1990 से बीजेपी गुजरात में अजेय है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। गुजरात चुनाव सीधे नरेंद्र मोदी से जुड़ा है। जीत और हार दोनों मोदी से पर्सनली जुड़ी होती है और यहां पर बीजेपी किसी कीमत में हारना नहीं चाहेगी। गुजरात में लगभग 88.57% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 9.67% है। गुजरात की 19 सीटों पर मुस्लिम आबादी का खासा प्रभाव है। वैसे अभी तक गुजरात में बीजेपी के सामने ना कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में है। 2026 के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सभी 15 नगर निगमों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी 2028 में गुजरात जीत के साथ जाना चाहेगी, क्योंकि 27 के नतीजों का सीधा इंपैक्ट 28 में पड़ेगा, जहां पर चुनौतियां पहले से इंतजार कर रही हैं। 2028 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव होंगे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी है, मेघालय में बीजेपी है, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है, कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। 2028 को 29 का सेमीफाइनल माना जाएगा। यह इंडिया अलायंस का भी भविष्य तय करेगा, जो 26 तमिलनाडु की हार के बाद टूटने की कगार पर पहुंच गया है। राहुल गांधी सिर्फ चुनाव नहीं हार रहे हैं, बल्कि अपने साथियों का विश्वास भी हार रहे हैं। कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट करने का फैसला किया। कांग्रेस की इस धोखेबाजी से एमके स्टालिन बेहद नाराज हैं। डीएमके ने इंडिया अलायंस से अलग होने का ऐलान कर दिया है। लोकसभा में डीएमके पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर स्टालिन की बहन कनिमोई ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और डीएमके के सांसदों की सिटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की है। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता
राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सेन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं, वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते। कांग्रेस पर धोखेबाजी का आरोप लगा है। ये आरोप 27 में भी कांग्रेस का पीछा करेगा, 28 में भी बार बार याद दिलाया जाएगा। 28 की शुरुआत त्रिपुरा चुनाव से होगी, जहां पर 10 साल से बीजेपी अजेय है। त्रिपुरा में हिंदू आबादी 83.40% है, मुस्लिम आबादी 7.19% है और मुस्लिम वोट का असर 10 सीटों पर है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बीजेपी को त्रिपुरा में जीत मिली थी। मोदी का नाम और मोदी का काम त्रिपुरा में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह है। इस बार भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। त्रिपुरा के बाद बारी आएगी कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस का नाटक नॉनस्टॉप जारी है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री को लेकर शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच कुश्ती जारी है। कर्नाटक में कब तक कांग्रेस की सरकार बनी रहेगी, इसकी गारंटी खुद कांग्रेस नहीं दे सकती है। कर्नाटक में भी हर चुनाव में सरकार बदलने का रिवाज है। कर्नाटक में 84% हिंदू हैं, मुस्लिम आबादी 13% है। कर्नाटक की 40 से 60 सीटों पर मुस्लिम वोट का असर है। कर्नाटक के बाद बारी आएगी हिंदी लैंड की, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का रण शामिल है, जो तय करेगा 2029 में हिंदुस्तान में कौन राज करेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ है, हिंदू वोट बैंक का सबसे बड़ा एपिसेंटर। राजस्थान में भी हिंदू ही सत्ता दिलाता है। यहां पर अगर हिंदू भगवा थामे रहता है तो 29 में भगवा को झुका पाना कांग्रेस के बस में नहीं होगा। फिलहाल जो भगवा लहर बंगाल से उठी है, उसने एंटी मोदी गैंग को बहुत डरा दिया है।